नमस्कार मित्रों। मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है और मैं लंदन से आज आपसे बातचीत करने के लिए जन सुलभ पुस्तकालय के इस पेज से जुड़ा हूं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से इस मंच पर पटकथा लेखन पर बात शुरू हुई है और पटकथा लेखन अ, कितना महत्वपूर्ण है, कितना अलग है, कितना साहित्यिक लेखन से अलग है। आज हम इस विषय पे कुछ बातचीत करेंगे। दरअसल हमने समय दिया है भारत में शाम का 6:30 बजे, 6 बजे, और यहाँ लंदन में दोपहर के 1:30 बजे। तो आमतौर पे मैंने देखा है कि मित्र लोग जुड़ने में थोड़ा समय ले लेते हैं, तो हम ये समय उनको देंगे ताकि वो जुड़ें। मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि आज की बातचीत में मैं बहुत सरल शब्दों में अपने सुनने वालों को ये समझा सकूं, बता सकूं कि दरअसल पटकथा लेखन है क्या। उसके बारे में अलग अलग जो हमारे पटकथा लेखक हुए हैं वो क्या सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अच्छा और सफल पटकथा लेखन क्या हो सकता है। ऐसा क्यों है कि हमें दीवार, मदर इंडिया, मुगल आजम या छोटी फिल्मों में रजनीगंधा हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमें लगता है कि जो उनकी गति है, जो स्पीड है जिससे कि सीन बदल रहे हैं और कहानी आगे बढ़ रही है। दरअसल एक तरह से जो दादी और नानी की कहानी होती है ना, और उत्सुकता क्या होती है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। जो स्क्रीन प्ले या जो पटकथा दादी की उस कहानी की तरह हमारे मन में जिज्ञासा पैदा करे कि फिर क्या हुआ, तो वो एक तरह से सफल स्क्रीन प्ले माना जाएगा। हमें अ, बहुत सी चीज़ों को आज के इस बातचीत के दौरान पकड़ना होगा, समझना होगा। और जब हम अ, उसको ठीक से पकड़ पाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि केवल कहानी लिखने वाला साहित्यकार या केवल उपन्यास लिखने वाला साहित्यकार पटकथा भी लिख सके, ये जरूरी नहीं। ये साहित्यिक लेखक होना कई बार पटकथा लेखन के बीच एक विघ्न तो पैदा कर सकता है, क्योंकि आज तक मैंने ये देखा है कि जितने भी बड़े साहित्यकार हुए हैं उन्होंने सिनेमा के लेखन को वो आदर सम्मान नहीं दिया जिसका कि सिनेमा का लेखन हकदार है। कभी कभी कमलेश्वर जी के साथ बैठ के बातें किया करता था तो वो समझाया करते थे कि पटकथा लेखन किस तरह से अलग है। आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि सिनेमा जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे कुछ खास किस्म के सीन बहुत आकर्षित करते थे। और मैं खास तौर पे राज कपूर का जो सिनेमा है जिसमें वो निर्देशक होते थे उसे मैं बहुत ध्यान से देखता था। तो राज कपूर की फिल्म आवारा का एक सीन जब देखा कि शशि कपूर राज कपूर के बचपन का रोल निभा रहे हैं और शशि कपूर अ, जो है वो बैठे हैं, उनके हाथ में एक रोटी है और एक साया दूसरी तरफ से चलता आता है और वो साया आके शशि कपूर के पूरे व्यक्तित्व के ऊपर उसे ढक लेता है। तो थोड़ी देर के बाद कैमरा नीचे से ऊपर जाता है और
वो साया सामने के.एन. सिंह बन के दिखाई देता है। तो एक तरह से ये एस्टेब्लिश कर दिया डायरेक्टर ने कि ये लड़का अब इसी साय के मालिक के.एन. सिंह की देख रेख में बड़ा होने जा रहा है, उसी के यहां इसका डेवलपमेंट होगा। तो मुझे लगा कि ये सीन लेखक ने कैसे लिखा होगा, किस तरह से सोचा होगा, ये किस तरह का लेखन है, ये मेरे मन में सवाल उठे। फिर मेरा नाम जोकर देखी, तो मेरा नाम जोकर में हवाई जहाज में लोग यात्रा कर रहे हैं, और हम सब लोग जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो कोई ना कोई पत्रिका उठा लेते हैं। तो बहुत सूक्ष्म ढंग से राज कपूर अपना कैमरा हवाई जहाज की कैबिन में चलाते हैं, और वहां हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति मैगजीन पढ़ रहा है, जहां पहले जाके कैमरा रुकता है उस मैगजीन का नाम है टाइम, और दूसरी मैगजीन का नाम है लाइफ, और जिस तीसरे इंसान की सीट पे कैमरा पहुंचता है वो पढ़ रहा है फॉर्च्यून। तो निर्देशक ने बहुत प्यारे ढंग से हमें ये सूचित कर दिया कि आज जो फिल्म आप देखने जा रहे हैं, दिस फिल्म इज अबाउट टाइम, लाइफ एंड फॉर्च्यून। फिर सोचने को मजबूर हुआ कि ये कैसा सीन है जिसमें शब्द नहीं है, केवल कैमरा बोल रहा है, और कैमरा अपनी भाषा में आपको ये समझा रहा है कि आज आप टाइम, लाइफ और फॉर्च्यून की फिल्म देखने वाले हैं। फिर मैंने देखी बॉबी, घोर कमर्शियल फिल्म। बॉबी में राज कपूर एक अलग स्तर का निर्देशन दिखाते हैं एक खास सीन में, कि प्रेमनाथ और प्राण, प्रेमनाथ एक मछुआरे हैं, लेकिन मछुआरों में वो अमीर मछुआरे हैं, और प्राण जो है वो एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है। तो प्रेमनाथ की बेटी डिम्पल कापड़िया जो बॉबी है, वो प्राण के बेटे राज जो ऋषि कपूर है उससे प्यार करने लगी। अब नीचे प्राण प्रेमनाथ से बहस कर रहे हैं कि तुम्हारी लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया। और मजेदार बात यह है कि कैमरा जो है, जो डायलॉग प्राण और प्रेमनाथ आपस में बोल रहे हैं, कैमरा उनसे हट के हर डायलॉग के बाद उस कमरे में पहुंच जाता है जहां ऋषि कपूर और डिम्पल कापड़िया एक दूसरे के प्यार में सराबोर हैं, और हर डायलॉग को उनके एंगल से कैसे दिखाता है कैमरा। जैसे एक संवाद है, आज तुम्हारी बेटी ने अपने सुनहरे जाल में मेरे बेटे को फंसा लिया है, और कट टू कैमरा ऊपर जाता है और वहां पे डिम्पल कापड़िया बॉबी अपनी चुन्नी राज के गले में डालकर उनके साथ डांस कर रही है। तो ये वो जाल था जिसमें राज फंसा है। जब जब कभी गुरुदत्त की फिल्में देखी, जब के आसिफ के मुगल आजम के शॉट्स देखे, जब मदर इंडिया में महबूब खान का काम देखा, तो मन में हमेशा विचार उठता था कि मुझे भी इस विधा को समझना है। कि मेरे पिता क्योंकि खुद गजलें भी लिखते थे, नज़में भी लिखते थे, अफसाने भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, मगर उर्दू में लिखते थे, तो घर में माहौल तो था। लेकिन जब हमने अपने पिताजी से बात की इसके बारे में, तो उन्होंने कहा, देख बेटा, इसकी मुझे समझ नहीं है, मैं अच्छी पिक्चर कौन सी है ये तो बता सकता हूं, पर अच्छी पिक्चर बनती कैसे है ये नहीं बता सकता। बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पिता ने हमें गुमराह नहीं किया, हमें सीधे सीधे समझा दिया कि भाई ये बात है।
तो अब हम आज के इस मुद्दे पे आएंगे कि वो चीजें जो मुझे अच्छी लगी देखने में, वो किस तरह से लिखी गई होंगी, किस तरह से उनके शॉट डिवीजन हुए होंगे, किस तरह से वो शॉट लिए गए होंगे, और किस तरह से वो फिल्म में दिखाए गए होंगे। तो कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि फैक्चुअली कुछ चीज़ों को अच्छी तरह अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि पटकथा जो है वो अंग्रेजी के शब्द स्क्रीन प्ले का अनुवाद है, और ये किसी भी फिल्म के लिए आधारभूत तत्व है। कहानी का फिल्मी ढांचे के तहत विकास, उसी को पटकथा कहते हैं। क्योंकि साहित्य में, लेखन में कलम हमारा जरिया है शब्दों को कागज पे उतारने का। सिनेमा में शब्दों को स्क्रीन पे ले जाने का जरिया कैमरा है। तो पटकथा लेखक जो है वो पहला व्यक्ति होता है जो फिल्म को पर्दे पे उतरने से पहले अपनी आंखें बंद करके पूरा देख लेता है कि ये फिल्म क्या बनने वाली है। अपनी कल्पना की आंख से उसके सामने कई ऐसे अदृश्य से चित्र सरकने लगते हैं जो वो बहुत संक्षेप में कागज पे उतारता चला जाता है। कागज पर पटकथा को उतारना आसान नहीं होता। उसके लिए कल्पना, प्रतिभा, तपस्या, मेहनत और कौशल की जरूरत होती है। इस प्रकार का लेखन अचानक नहीं होता। इसके लिए इस क्षेत्र से जुड़े रहना और फिर अभ्यस्त होना भी जरूरी होता है। एक जमाना था जब पंडित मुखराम शर्मा, ख्वाजा अहमद अब्बास, इंद्रराज आनंद, मनोज कुमार जैसे बड़े नाम पटकथा लेखन से जुड़े थे। अली रजा थे जिन्होंने मदर इंडिया भी लिखी, और उन्होंने ही नया दौर भी लिखी। मगर पटकथा लेखन के पहले सुपरस्टार बने सलीम जावेद। हाथी मेरे साथी, जंजीर, दीवार, शोले, शक्ति, शान, ऐसी फिल्में इस जोड़ी ने लिखी थी। मगर किन्हीं कारणों से फिर ये दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद दोनों में से किसी ने भी उस स्तर की कोई एक फिल्म भी नहीं लिखी जो उन्होंने जोड़ी के तौर पर लिखी थी। हाँ, ये बात अलग है कि जावेद अख्तर गीतकार के तौर पे सफल हो गए, मगर पटकथा जो उन दोनों ने मिल के काम किया वो दोबारा अकेले कभी कर नहीं पाए। वैसे पटकथा लेखन में महिलाओं ने भी खासी ख्याति अर्जित की है। अचला नागर ने निकाह, आखिर क्यों, बाबुल और बागबान जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। अनुराधा तिवारी ने फैशन हीरोइन और यादें जैसी फिल्म लिखी। हनी ईरानी, जूही चतुर्वेदी और रेखा निगम ने भी इस क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान किया। रुपहले पर्दे की पहली पायदान होती है पटकथा। लॉग लाइन। लॉग लाइन कहानी का एक संक्षिप्त सारांश है जो एक वाक्य का होता है। लॉग लाइन के माध्यम से नायक और खलनायक के संघर्ष का कुछ वर्णन भी किया जाता है और कहानी का मूल उद्देश्य भी बताया जाता है, और फिर उसमें आता है उसका ट्रीटमेंट। ये कहानी का वो सारांश है जो 2 से 5 पेज के भीतर हम लिख के देते हैं। इसमें पटकथा का शीर्षक, लॉग लाइन और मुख्य पात्रों की एक सूची और एक छोटा सा सारांश के ये सब क्या करेंगे इसमें।
जब भी पटकथा लेखक द्वारा किसी फिल्म के निर्माता के पास फिल्म की पटकथा भेजी जाती है तो पूरी पटकथा के स्थान पर सिर्फ ट्रीटमेंट भेजा जाता है, क्योंकि अगर हम पूरी पटकथा भेजेंगे उसे डायरेक्टर को पढ़ने में समझने में बहुत समय लगेगा। तो वो जो ट्रीटमेंट है उसको देख के निर्माता को पता लग जाता है कि मैं इस थीम पे कितने पैसे लगा सकता हूं, किस तरह के स्टार जुटा सकता हूं, और क्या ये थीम, ये जो ट्रीटमेंट है, ये पैसा लगाने के काबिल है। एक बात समझ लीजिए, सिनेमा एक बिजनेस है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं बनाने में। तो जितने करोड़ लगे हैं अगर उससे ज्यादा करोड़ वापस नहीं आएंगे तो निर्माता दोबारा फिल्म नहीं बना पाएगा और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो वो उस कहानी के फ्लो को समझता है निर्माता उससे, और कैरेक्टर्स का क्या संघर्ष है, क्या इंटरेक्शन है, वो उस सबको जानता है। पटकथा के बारे में हमारे बहुत से जाने माने पटकथा लेखकों और साहित्यकारों ने बहुत कुछ कहा है कि पटकथा आखिर होती क्या है। तो मैं सबसे पहले असगर वजाहत की एक दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। उनकी एक किताब है पटकथा लेखन व्यवहारिक निर्देशिका। तो वो कहते हैं, पटकथा कथा का वो रूप है जिसके आधार पर निर्देशक बनाए जाने वाली फिल्म के भावी स्वरूप का अनुमान लगा लेता है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उसे देख के निर्माता और निर्देशक अलग अलग ढंग से सोचते हैं। निर्देशक का काम है जो कुछ लिखा गया है उसे ट्रांसलेट करके, ट्रांसफॉर्म करके सुनहले पर्दे पर लेके आना। निर्माता का काम है वो सब सहूलतें जुटाना जिससे कि ये ट्रांसफॉर्म होके सामने पर्दे पे आ सके। मनोहर श्याम जोशी टेलीविजन के सबसे सफल लेखकों में से एक हुए हैं। वो कहते हैं, आप पहले अपने मन के पर्दे पर घटनाओं को होते हुए देखिए और पात्रों को बोलते हुए सुनिए, फिर कागज पर उतारते जाइए कि क्या घटना घट रही है और कौन सा पात्र क्या बोल रहा है। घटना की नाटकीयता को उभारते जाइए। ये मानकर चलिए कि जैसा नानी से कहानी सुनता बच्चा हर दिलचस्प मोड़ के बाद ये पूछता है कि फिर क्या हुआ, इसी तरह बहुत से जिज्ञासु दर्शक बैठे हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि भाई फिर क्या होता है। इस प्रश्न का जवाब देते रहने से नए नए सीक्वेंस शुरू होंगे। ये सीक्वेंस आपका स्क्रीन प्ले यानी आपकी पटकथा तैयार कर देंगे। तो समझ आने वाली बात यह है कि पटकथा और कुछ नहीं, वो कथा है जो पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई है। और ये मनोहर श्याम जोशी की एक अपनी पुस्तक है, पटकथा लेखन एक परिचय। ये मैं आपको बताता हूं कि नए सीक्वेंस कैसे शुरू होते हैं। उसमें एक छोटा सा मेरा अनुभव भी है। जब मैं शांति के लेखन से जुड़ा हुआ था तो 450 के करीब एपिसोड हो चुके थे। तो उसमें गुजरात में हमारे यूनिट पर एक केस कर दिया गया कोर्ट में कि इस सीरियल में दो युवा लोगों ने एक औरत का रेप किया है। कहानी में 26 साल बीत गए हैं मगर अभी तक उन लोगों पर कोई केस नहीं हुआ, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। ये समाज को गलत संदेश देता है। आप देखिए
कि 1990 के दशक में कितना गंभीरता से लिया जाता था टेलीविजन के काम को, कि आम आदमी नाराज था इस बात से कि आपने कैसे इस तरह से दो बलात्कारियों को खुला छोड़ रखा है। तो मुझे उन दिनों शांति के जितने लीगल सीन थे, कोर्ट सीन, उनका काम सौंपा गया था। तो मुझे उस वकील के पास भेजा गया था जो सिनेमा में कोर्ट रूम कैसे चलते हैं उसकी ट्रेनिंग देता था। तो मैं उनके घर गया था, कार में, उनसे सीखा। तो बैठे बैठे एक मुंह से वाक्य निकल गया। मैंने कहा, यार रेप तो दो लोगों ने किया, पर बच्चा तो किसी एक का ही होगा ना, दोनों का तो हो नहीं सकता। तो जो हमारा स्क्रीन प्ले लिखने वाला मित्र था समीर, उसने कहा, तेजन जी आपने तो मुझे 100 एपिसोड का मसाला दे दिया एक लाइन में। अब देखिए, मेरे मुंह से एक सरल सा सीधा सा वाक्य निकला, उसको स्क्रीन प्ले राइटर ने पकड़ लिया। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं बेसिकली शांति में संवाद लेखक था। हमें सीन मिल जाता था कि इस सीन में ये होना है, तो हम उसे भरते थे कि ये सीन में जो होना है उसे कैसे होना है, उसमें कौन क्या बोलेगा। तो ये संवाद हम लिखते थे। तो बहुत से केसेस में पटकथा लेखक स्क्रीन प्ले राइटर ही डायलॉग राइटर भी होता है, जैसे गुलजार हैं, मनोज कुमार हैं, ये सब क्या करते थे ऐसे। पंडित पुखराम शर्मा थे, जावेद अख्तर, सलीम। मगर बहुत सारे केसेस में संवाद कोई और लिखता है, पटकथा किसी और ने लिखी और संवाद का विशेषज्ञ कोई और है। तो हम संवाद के विशेषज्ञ थे। और मुझे याद है कि जब मैंने ये शांति से मैं जुड़ा, शांति की टीम से, तो पहले चल रहा था, मगर उनकी टीआरपी गिरी, तो उन्होंने सोचा किसी साहित्यिक आदमी को साथ में जोड़ते हैं, तो मुझे जोड़ा। तो उन दिनों दिनेश ठाकुर कामेश महादेवन का रोल कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा खास तौर पे कि मेरे बड़े भाई जैसे थे, बहुत प्यार करते थे, थिएटर की बहुत बड़ी हस्ती थे। मैंने उन पर एक बहुत लंबा सा लेख लिखा था, ये जो है दिनेश ठाकुर, ये जनसत्ता के सब रंग में छपा था। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई तेजेंद्र, आपसे एक ही गुजारिश है हमारी, हम चाहते हैं कि हर एपिसोड में हमें कम से कम एक डायलॉग राजकुमार जैसा मिल जाए। तो मैंने कहा, टेलीविजन में आप क्यों ऐसा चाहते हैं, टेलीविजन तो एक अलग माध्यम है। उन्होंने कहा, नहीं यार, उन डायलॉग्स का अपना एक मजा है। तो मुझे याद है कि मैंने एक संवाद उनकी एक एपिसोड के लिए खास लिखा था। उसमें एक कैरेक्टर था पांडे। जब वो ऊंचे सुर में बात करता है, तो मैंने दिनेश ठाकुर के लिए एक संवाद लिखा था कि आवाज नीची करो पांडे, याद रखो कि इस घर की दीवारों का पलस्तर भी ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं है। तो ये पढ़ के दिनेश ठाकुर इतने खुश हुए और उन्होंने कहा, बस भाई, मुझे हर एपिसोड में कम से कम एक ऐसा संवाद जरूर मिलना चाहिए, ताकि मैं अपने जो भीतर का कैरेक्टर है उसे सेटिस्फाई कर सकूं। तो मनोहर श्याम जोशी के बाद हुबनाथ लिखते हैं कि कथा और पटकथा मात्र दो ऐसे तत्व हैं जो यंत्र के मोहताज नहीं है। कथा विचार बीज के रूप में जन्मती है और पटकथा, जिसे चित्र नाट्य भी कहते हैं, उस विचार बीज का मुकम्मल ढांचा रचती है। तो इसमें कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें केवल और केवल लेखक का दिमाग, लेखक की सोच, लेखक का कलम, वो जुड़े हुए हैं। राजेंद्र पांडे का एक बहुत अच्छा एक डेफिनेशन है।
वो कहते हैं कि पटकथा यानी सिनेमा, टेलीविजन तथा वृत्त चित्र माध्यम हेतु किया गया विस्तृत लेखन है। ये एक अलग शैली का लेखन है, इसलिए इसका नाम भी अलग है, पटकथा लेखन। पटकथा लेखन में कथा लेखन समाया हुआ है। ये कथा लेखन के बाहर के तत्वों को भी अपने में समेटे हुए है। ये राजेंद्र पांडे की पुस्तक है पटकथा कैसे लिखें। उसके पेज नंबर 9 पे ये बात वो कहते हैं। अब हमें देखना यह कि कहानी में किस तरह के तत्व मौजूद होने चाहिए। जब हम कोई कहानी चुने फिल्म बनाने के लिए, तो वो अगर उसमें किस्सा गोई है तो किस्सा गोई वाली कहानी फिल्म मेकिंग के लिए ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट बनाए रखती है पाठक का। तो जब हम सिनेमा के लिए कोई कहानी खोजते हैं या पसंद करते हैं, उनमें जो चीजें देखी जाती हैं, निर्माता निर्देशक क्या देखते हैं कि मौलिकता कहानी की अनिवार्य शर्त है। तो बार बार घिसी पिटी बातें कहानी में ना हो, जिससे कि पाठक, श्रोता को लगे कि जैसे उसे कुछ नई चीज दी जा रही है। हमारे यहाँ सिनेमा में ये भी होता है कि कोई एक फिल्म हिट हुई तो बहुत सारी फिल्में उसी तरह की बनने लगती हैं। जहां बॉबी हिट हुई तो उसके बाद युवा कलाकारों को लेके लव स्टोरीज बननी शुरू हो गई, जैसे लव स्टोरी, बेताब वगैरह वगैरह। जो भी नया बेटा आता था किसी स्टार का हीरो बनने के लिए, तो एक लव स्टोरी बन जाती थी, क्योंकि राज कपूर ने ऋषि कपूर और डिंपल कापड़िया के साथ बॉबी बना दी। तो मौलिकता बहुत जरूरी है। कहानी के कथानक का सीधा स्वाभाविक होना आवश्यक है, ज्यादा उलटफेर ना हो। कहानी मन के भीतर घटने से ज्यादा कहानी घटे और वो एक स्ट्रेट लाइन में चले, तो वो सिनेमा को ज्यादा सूट करती है। कहानी का प्रासंगिक होना बहुत जरूरी है। जैसे आज हम कोई फिल्म बनाएं, अगर वो आज की ऑडियंस को समझ ही ना आए, जब तक हम कोई पीरियड फिल्म नहीं बना रहे, जैसे हम महाभारत, रामायण या मुगल कालीन या किसी सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, उनके पीरियड की फिल्म नहीं बना रहे, तो कहानी का प्रासंगिक होना बहुत जरूरी है कि श्रोता को उसकी रिलेवेंस समझ में आए। और कहानी के तत्वों में संतुलन बहुत जरूरी है। देयर शुड बी बैलेंस, कि इधर ना जाए उधर ना जाए, एक बैलेंस्ड वे में कहानी आगे बढ़े। पात्रों की संख्या संतुलित और कथानक के अनुसार हो, यह बहुत जरूरी है। ना तो पात्रों की भीड़ हो और ना ही पात्र इतने कम हो कि बार बार सेम लोग चेहरा दिखाएं और इंसान बोर हो जाए। तो एक संतुलन रखना है कि हमें कितने पात्र चाहिए एक फिल्म में, उस फिल्म की कहानी में। कहानी में अत्यधिक घटनाएं और उलझी हुई उपकथाएं ना हो। अब जैसे एक मेन कथा है जो सेंट्रल कैरेक्टर के ऊपर चल रही है, तो उसमें उपकथाएं इतनी ज्यादा ना हो कि श्रोता कहीं राह भूल जाए कि वो था कहां, वो एक सिरा पकड़े और दूसरा उसके हाथ से निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पात्रों और घटनाओं के बीच भी एक संतुलन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर पात्रों में और घटनाओं में संतुलन नहीं है तो ये संभव नहीं कि हम एक अच्छी फिल्म उस पर बना सकें। कहानी में द्वंद्व बहुत आवश्यक है, और वो द्वंद्व भीतरी भी हो और बाहरी भी हो। जो कॉन्फ्लिक्ट अंग्रेजी हम जिसे कहते हैं,
जितना अच्छा ढंग से कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल कहानी में से उभर के आएगा, वो एक अच्छी फिल्म बनाने में सहायक होगा। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, कि ये जो काम हो रहा है ये करना है या नहीं करना है, वो भीतर से भी उसकी कॉन्फ्लिक्ट हो और करने में भी कॉन्फ्लिक्ट हो। कहानी का परिवेश स्पष्ट हो, बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम झुग्गी झोपड़ी की फिल्म बना रहे हैं, महल की फिल्म बना रहे हैं, मिडिल क्लास की बना रहे हैं। ये नहीं हो कि मिडिल क्लास की फिल्म और वो कपड़े पहने राजाओं वाले। ये नहीं कि झुग्गी झोपड़ी की फिल्म और वो बिल्कुल मिडिल क्लास की तरह से बिहेव करे। तो पूरा परिवेश हमें क्लियर करना है और कहानी में क्लाइमैक्स बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि कहानी कैसे शुरू होते ऊपर जाते जाते क्लाइमैक्स में पहुंच के और फिर खत्म हो जाती है। तो क्लाइमैक्स लेखक के दिमाग में, निर्माता के दिमाग में, निर्देशक के दिमाग में क्लियर होगा, तभी कलाकारों तक पहुंच पाएगा कि इस कहानी का, इस फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है। मुख्य कथा और उसकी उपकथाओं के बीच एक गहरा संबंध होना चाहिए। एक जमाना था जब सिनेमा में पैरेलल दो कहानियां चलती थी, एक मेन हीरो हीरोइन की लव स्टोरी, एक कॉमेडियन की लव स्टोरी जिसके साथ उसकी कॉमिक एक्ट्रेस होती थी। उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता था, वो लगे होते थे उधर, वो लगे होते थे उधर। वो फिल्में उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ती जब अगर उपकथाओं का जुड़ाव हो मेन कहानी के साथ। कहानी में किसी विचारधारा, पात्र या समस्या के प्रति अनावश्यक मोह नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। मैंने ये बात बहुत बार सोची कि ऐसा क्यों है कि हिंदी साहित्य पर बहुत अच्छी फिल्में नहीं बन पाई, बहुत सफल फिल्में नहीं बन पाई, जबकि देवदास, परिणीता और विराज बहू, ये बंगला साहित्य पर बनी फिल्में खासी सफल हुई। ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है कि कहीं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में पिछले 30-35 साल से एक विचारधारा बहुत हावी रही। उस विचारधारा को निर्देशक नहीं पकड़ पाते थे। जब मैं कल भी एक बात की थी किसी जगह, तो वो रिपीट कर रहा हूं उसको, कि महेश भट्ट से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई, साहित्यकार साहित्य लिखता है तो केवल उसका श्रम लगता है। जब फिल्म निर्माता और निर्देशक फिल्म बनाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर वो पैसे वापस नहीं आएंगे तो बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी, हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। तो हमें साहित्य नहीं बनाना है, हमें फिल्म बनानी है, और फिल्म वो बनानी है जो लोगों तक पहुंचे। तो इस मामले में मैं बिमल रॉय, गुरुदत्त, राज कपूर, खासतौर पे जो ब्लैक एंड व्हाइट एरा के थे, वी शांताराम, बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, मैं इन लोगों को बहुत बड़ा फिल्म मेकर मानता हूं, जिन्होंने जिंदगी का एक ही एम बना के रखा कि हमें अच्छा सिनेमा बनाना है, आर्ट सिनेमा नहीं बनाना है। हमें वो सिनेमा बनाना है जो आम आदमी के दिल तक पहुंच सके। और दूसरी बात ये कि कहानी का काम उपदेश देना नहीं है। सिनेमा का पहला उद्देश्य मनोरंजन है, उसके बाद बाकी सारे उद्देश्य जुड़ते चले जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम पटकथा लिखते हैं तो उसमें किन चीजों का ख्याल रखना है। अब किसी भी साहित्यिक विधा के कई अंग होते हैं, ये तो हम जानते हैं। वैसे ही पटकथा के भी अंग होते हैं। पटकथा फिल्मों के नजदीक वैसे ही है जैसे साहित्य के भी नजदीक है, क्योंकि पटकथा साहित्य से, कथा से निकल के सिनेमा तक पहुंचती है। तो साहित्य को सिनेमा से जोड़ने में पटकथा काम करती है।
और भाई राजेंद्र पांडे के अनुसार पटकथा के 3 अंग होते हैं। पहला है कहानी, और दूसरी है उसकी सीनिक बनावट, दृश्यों की बनावट, और तीसरा है संवाद। अब देखिए, एक बात हमें याद रखनी होगी कि हमें पटकथा लिखने का भी एक तरीका होता है। हम जो पटकथा लेखक हैं वो एक ही पेज पे 2 कॉलम बना लेते हैं। लेफ्ट में लिख लेते हैं विजुअल, और राइट में लिख लेते हैं ऑडियो। अब जैसे हमने कहा, बेटी कमरे में दाखिल हुई और वो घबरा के इधर उधर देख रही थी। अब ये केवल विजुअल है, इसमें बेटी ने कुछ बोला नहीं है। हमने स्क्रीन प्ले में लेफ्ट में लिख दिया 2 कॉलम बना के कि बेटी कमरे में दाखिल हुई, इधर उधर घबरा के देख रही है। राइट कॉलम में लिखेंगे, मां तुम कहां हो, मां तुम कहां हो। ये ऑडियो हो गया। तो इस विजुअल को एक्सप्लेन किया इस ऑडियो ने और कंप्लीट कर दिया। तो जब हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमने पूरा जो स्क्रिप्ट है उसमें विजुअल और ऑडियो दोनों को मिला लिया है, तभी वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसको बाउंड स्क्रिप्ट कहते हैं। तो विजुअल कॉलम में सीन का डिस्क्रिप्शन होगा और ऑडियो कॉलम में उसका संवाद होगा। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है बना हुआ जिससे कि स्क्रिप्ट या पटकथा लिखी जाती है। एक बात याद रहे कि चाहे साहित्यिक गुरु फिल्मी लेखन को दोयम दर्जे का कहते रहे, मैं आज आपको सच्ची बात बता रहा हूं। पटकथा लेखन अभ्यास, मेहनत और स्वाध्याय तीनों चीजें चाहता है आपसे, मगर आपको यह भी याद दिलाता रहता है कि यह एक व्यवसायिक लेखन है। एक पटकथा लेखक को साहित्यिक लेखक की तरह रॉयल्टी का इंतजार नहीं करना पड़ता, उसे पैसे दे के अपनी किताब नहीं छपवानी पड़ती। वो जब एग्रीमेंट साइन करता है उसका पेमेंट उसके हिसाब से होता चला जाता है। तो ये लेखन व्यवसायिक है। जो साहित्यिक लेखक है वो लिख के खाता है, और वो खा के लिखता है, और जो सिनेमा का लेखक है वो लिख के खाता है। तो जाहिर है कि इस विधा में स्वाध्याय के साथ साथ लेखन के व्यवसायी गुणों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कमलेश्वर जी से एक बार बात हुई, मॉरिशस में मिले थे, तो उन्होंने कहा, भाई देखो तेजेंद्र, मुश्किल ये है कि ये जो तुम्हारे साहित्यिक लोग हैं ना, ये समझते नहीं हैं कि ये विधा कितनी अलग है। ये विधा बहुत दूसरे किस्म का कमिटमेंट मांगती है। तो उन दिनों वो सौतन फिल्म लिख रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने एक डायलॉग उसी दिन लिखा था जो उसी दिन प्रेम चोपड़ा के ऊपर पिक्चराइज भी होना था, कि मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता। तो उन्होंने कहा, देखिए, जब तक ऐसा डायलॉग प्रेम चोपड़ा के लिए नहीं लिखा जाएगा तो वो लार्जर देन लाइफ लगेगा नहीं, और विलेन का लार्जर देन लाइफ लगना बहुत जरूरी है। कमलेश्वर जी ने 100 से अधिक फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह लिखे। तो आप सोचिए, एक साहित्यकार जो सही मायने में सिनेमा में सफल हुआ वो था कमलेश्वर। एक साहित्यकार जो सही मायने में टेलीविजन लेखन में सफल हुआ वो थे मनोहर श्याम जोशी। और एक आदमी जिसने टेलीविजन के माध्यम से महाभारत को दोबारा लिख दिया वो थे राही मासूम रजा, जो सिनेमा में भी उतने ही
पॉपुलर थे और सफल थे जितने के टेलीविजन में। इनके अलावा साहित्यिक लेखक आमतौर पे प्रेमचंद के जमाने से लेके आज तक बहुत लोग आए और वापस चले गए, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। मैं बहुत खुश होता हूं ये देख के कि जब मैं बॉम्बे में था तो वहाँ धर्मयुग में एक हमारा मित्र, हम छोटे भाई कहेंगे, संजय मासूम, वो वहाँ पत्रकार था। और मैं तो भारत छोड़कर लंदन आ गया, धर्मयुग बंद हो गया। तो संजय ने सिनेमा की लाइन को ज्वाइन किया और आज वो एक सफल गीतकार, संवाद लेखक, स्क्रीन प्ले लेखक बना हुआ है। ऋतिक रोशन की कई फिल्मों के लिए उसने संवाद लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं। तो संजय की इस तरक्की को देख के दिल बहुत खुश हुआ कि संजय ने पत्रकारिता को भी उसी गंभीरता से लिया था और उसी तरह उसने फिल्मों को भी लिया। मनोज मुंतशिर हमारा बहुत प्यारा छोटा भाई है, उसने साहित्यिक लेखन से काम शुरू किया, बॉम्बे में आके बहुत स्ट्रगल किया, मगर उसने उस स्ट्रगल के बाद अपने आप को स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया और उसने बाहुबली जैसी फिल्म के पूरे संवाद लिखे। और जो उनका गीत है मेरी मिट्टी, आपको हैरानी होगी कि बलोच जो विद्रोही हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो ये गाना गाते हैं। तो हमारे सही किस्म के लेखन की कदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, ये खबरें हमें मिलती रहती हैं। तो कथा या पटकथा के रूप में सबसे शुरुआती चरण पे कहानी को 3 पॉइंट पर कसते हैं: प्रस्तावना, संघर्ष और समाधान। अनेक विद्वान इन 3 बिंदुओं को कहानी की समस्या, नायक और प्रतिनायक का संघर्ष और कहानी का उपसंहार कहते हैं। प्रपोजिशन, एक्सपोजिशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, फिर उसके बाद एंटागनिस्ट और उसके बाद फाइनली उसका रेजोल्यूशन। तो ये कुछ तरीके हैं अपनी पटकथा को आगे बढ़ाने के। तो आपको मैं एक तो एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको पता चले कि कैसे पटकथा लिखने की शुरुआत होती है और कैसे पहुंच जाती है। एक फिल्म आप सब ने देखी होगी जिसका नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो उसके जो 3 प्रस्तावना के बिंदु हैं, पहला बिंदु है कि लंदन के एक वेल सेटल्ड व्यापारी का बेटा एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। ये पहली प्रस्तावना है। जो लड़की का पिता है वो लंदन के बच्चों को आवारा समझता है और वो चाहता है कि वो अपनी बेटी सिमरन की शादी भारत के अपने गांव में अपने मित्र के बेटे से कर दे। अब ये संघर्ष है, स्ट्रगल है। मगर जब तीसरी स्थिति है, जब वो देखता है कि उसकी बेटी को वो लड़का कितना पागलों की तरह प्यार करता है, तो लड़की का पिता अंतिम सीन में कहता है, जा सिमरन जा, अब तू अपनी जिंदगी जी ले। तो मूल जो पूरी कहानी है वो 3 बिंदुओं पे
लेखक ने और निर्देशक ने उसे समझा है कि ये तीन बिंदु हैं जो कहानी को पूरी तरह से सिनेमा के अंदर दिखा पाएंगे। बाकी सब वो उसके एडिशंस हैं, वो इस कहानी को आगे बढ़ाने के माध्यम है। उसमें हम गीत के लिए भी जगह ढूंढते हैं कि गीत किस जगह कहानी को आगे बढ़ाएगा, ये भी स्क्रीन प्ले का एक हिस्सा है। एक जमाना था जब सिर्फ इसलिए गीत होते थे कि वो सिनेमा में गीत होने जरूरी है, इसलिए नहीं होते थे कि गीत आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन राज कपूर, गुरुदत्त, शांताराम, बिमल रॉय, इन लोगों को समझ थी। अब अगर आप सोचें कि सुजाता में जो बातें सुनील दत्त टेलीफोन पर एक गीत के जरिए, नूतन जो सुजाता बनी है, उसको सुना देता है, वो किसी सीन में कितने लंबे डायलॉग शायद ना कर पाते। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूं वही गीत में तेरे लिए। तो ये बातें अगर वो उनसे कहता चेहरे से, फेस टू फेस, तो वो उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती जैसे कि गीत के माध्यम से। तो गीतों को पटकथा में कैसे जोड़ना है, ये भी एक अच्छी पटकथा का महत्वपूर्ण अंग है। और जो कुछ पिक्चराइज हुआ है उसे फिर बैकग्राउंड संगीत उभारता है, जो कुछ हमने रिकॉर्ड किया है। मैं शांति के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जिससे मैं जुड़ा लेखन से, कि उसकी ओरिजिनल कहानी 3 लाइनों की थी, ठीक इसी तरह जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मैंने आपको एक उदाहरण सिनेमा से दिया और दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं टेलीविजन से। तो 3 लाइन की कहानी क्या थी? पहला, 2 युवा लड़कों ने एक गरीब मजदूर तुलसी का बलात्कार किया। पहली स्टेज। दूसरी स्टेज, तुलसी के यहां एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम रखा जाता है शांति। और तीसरी स्टेज, शांति बड़ी होकर अपनी मां की इज्जत को रिस्टोर करने के लिए, दोबारा स्थापित करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ती है। और वो चाहती है कि मेरी मां को वो सम्मान मिले समाज में जिसकी वो हकदार है। ये 3 पंक्तियों की कहानी एक निर्देशक को, निर्माता को, यूटीवी वालों को समझाने में सफल रही कि इन 3 पंक्तियों से एक डेली सोप बन सकता है, जो मंडे टू थर्सडे 5 दिन हफ्ते में आएगा और वो भारत का पहला डेली सोप बन जाएगा। और इन 3 पंक्तियों से 758 एपिसोड्स का एक सीरियल बना जिसका नाम था शांति। और मैंने शांति से बहुत कुछ सीखा। मैंने शांति में जब शुरू शुरू में डायलॉग्स लिखे तो डायरेक्टर ने मुझे एक बार बुला के कहा, अच्छा, मैंने ये शर्त रखी थी कि मुझे आदर पूर्वक संबोधित किया जाएगा अगर मैं इस सीरियल से जुड़ता हूं तो उन्होंने कहा, तेजेंद्र जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो मैंने कहा, कहिए। उन्होंने कहा, आप संवाद लंबे लंबे लिख देते हैं। लंबे संवाद से हमें दिक्कत होती है कि हम कैमरा कहां रखें, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति बोल रहा है इतना लंबा संवाद, तो कॉन्स्टेंटली टेलीविजन पे एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है। और अगर 20 मिनट के एपिसोड में 2 मिनट तक, 3 मिनट तक एक ही चेहरा दिखाई देगा,
तो वो तो बहुत बोरिंग काम हो जाएगा। तो मैंने सीखा कि संवाद लंबे नहीं होने चाहिए। उनका कहना था कि जितने छोटे संवाद होंगे, कैमरा फटाफट चेंज होगा और उससे टेलीविजन में नॉवेल्टी आती रहेगी स्क्रीन पर। इसलिए आप देखेंगे मेरी कहानियों में जो मैंने शांति के बाद लिखी हैं, उनमें संवाद का पूरा इस्तेमाल होता है। और फिर मैंने वापस मुड़ के देखा कि मोतीलाल बहुत छोटे छोटे संवाद बोलते थे, बलराज साहनी छोटे छोटे संवाद बोलते थे, लंबे भाषण नहीं देते थे। तो ये एक बहुत खूबसूरत चीज मैंने सीखी। और एक मैंने ये सीखा कि आपका सेट पे होना बहुत जरूरी है एक लेखक के तौर पे। लोग तो पार्ट टाइम साहित्यिक लेखक होते हैं, मैं पार्ट टाइम सीरियल लेखक था, इन द सेंस कि नौकरी एयर इंडिया में करता था, फ्लाइट पर्सर की, लेकिन मैं लिखता था सीरियल के लिए संवाद। तो शांति के बहुत सारे एपिसोड्स विदेशों में लिखे गए। मैंने कनाडा में कई एपिसोड लिखे, रोम में कई एपिसोड लिखे। और उन दिनों एक फैक्स की सुविधा होती थी, तो मैं वो, ईमेल तो था नहीं अभी, फैक्स ही था, तो मैं वो लिख के विदेश से फैक्स किया करता था ताकि समय पे एपिसोड पहुंच जाए। तो मुझे याद है, मैंने ये बात कई जगह बताई भी है कि मैंने एक शब्द लिखा था, हैबस कॉपस, किसी को जबरदस्ती कैद करके रख लेना। तो ये ग्रीक शब्द है। तो ये जब मैंने लिखा तो मैं तो ये लिख के फ्लाइट पे चला गया, मगर हमारे निर्देशक को और हमारे एक्टर को समझ नहीं आया कि ये क्या शब्द है। तो अंत में ये तय हुआ, यार जो भी है जैसा लिखा है वैसा बोल दो, तेजेंद्र जी को पता है क्या लिखा है, उनसे बाद में चेक कर लेंगे। उन दिनों टेलीफोन बहुत महंगा था, तो ये लोग तो कर नहीं सकते थे, और मुझे पता ही नहीं, जब तक पता न चले तो मैं क्या जवाब दूं। तो ये एक अनुभव था वैसा कि जिससे लगता था कि अगर लेखक सेट पे मौजूद है, और उसको इस बात के लिए तैयार भी रहना होता था। एक बहुत मजेदार किस्सा है कि शांति ज्यादातर सीरियल में बहुत गंभीर है, वो पूरे सीरियल में हंसती नहीं है, हमेशा तनाव में रहती है। उसके प्रेमी का नाम संजय। तो मैंने एक एपिसोड में शांति को रोमांटिक मूड में संजय के साथ दिखाया। तो मंदिरा बेदी ने बाकायदा ऑब्जेक्शन किया कि दिस इज आउट ऑफ कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि मैं मोहब्बत के डायलॉग बोलूं। तो जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि देखिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति केवल एक ही मुखौटा चेहरे पे ओढ़े नहीं रहता है। इवन इंग्लैंड की महारानी भी कभी अपने पति से प्यार की बातें करती होगी। तो ऐसा कैसे संभव है कि शांति जिस आदमी को प्यार करती है उससे कभी प्यार का इजहार न करती हो। तो मैंने अपनी बात मनवाई और फिर मंदिरा बेदी ने वो सीन वैसे किया जैसा कि मैं चाहता था। तो ये कुछ अनुभव मैंने आपके साथ साझा किए हैं आज। आपको बताया है कि किस तरह पटकथा लिखी जाती है सिनेमा की, किस तरह पटकथा कहानी और उपन्यास से अलग है। आप समझ लीजिए कि पटकथा में 2.5 लाइन की कहानी मारे गए गुलफाम या मन्नू भंडारी की रजनीगंधा, उस पर भी फिल्म बन जाती है, और वॉर एंड पीस जैसे इतने बड़े उपन्यास पे भी फिल्म बन जाती है।
तो हमें पटकथा में दो बातें सीखनी होती हैं। पहली, कि कहानी में हमें डालना क्या है, ऐड क्या करना है, और उपन्यास में से हमें काटना क्या है। जब पटकथा लेखक का फोकस इन दो चीजों पे बन जाता है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, उसके बाद एक अच्छी पटकथा तैयार हो जाती है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जन सुलभ पुस्तकालय के अर्पण कुमार का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आप सबके साथ आज ये बातें साझा कर पाए। मेरा मानना ये है कि अगर आज 10 मित्रों को भी ये बात समझ में आ गई कि पटकथा और कथा और सिनेमा का क्या रिश्ता है, तो मेरी आज की बातचीत सफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अब लॉग ऑफ करूंगा और उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातचीत पसंद आई होगी। शुक्रिया।